दोस्तों आज हम लाए हैं बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न जो 10वीं के एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। ये बहुत छांट कर क्वेश्चन लाया गया है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MVVI क्वेश्चन है। ये आपके लिए बहुत कारगर साबित होगा। ये सब्जेक्टिव प्रश्न है, 2 नंबर में पूछा जाता है। आज मेरा तीसरा दिन है, फिजिक्स केमिस्ट्री का डाल दिए हैं, आज बायोलॉजी का है, कल से सोशल साइंस का डालेंगे। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन है मेरा, प्रकाश अनुवर्तन क्या है? प्रकाश अनुवर्तन किसी जीव या पादप की ऐसी वृद्धि होती है जो प्रकाश उद्दीपन से प्रभावित होती है, उसे हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। यानी कि कोई जीव या पादप ऐसी वृद्धि होती है, यानी कि इस तरफ वृद्धि से जिस तरफ से प्रकाश आती है उसी को हम प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। अपना भाषा में लिखना चाहते हैं तो किसी जीव या पादप की ऐसी वृद्धि, यानी कि इस तरफ वृद्धि होती है जिस तरफ से प्रकाश आती है, उसी को प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा, किन्हीं 4 पादप हार्मोन का नाम लिखिए। ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है, आपसे 2 ही पूछा जाता है, हमने 4 लिखे हैं। तो 4 पादप हार्मोन है, पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है जिबरेलिन, तीसरा है साइटोकाइनिन और चौथा है एब्सिसिक। तीसरा नंबर क्वेश्चन है मेरा कि स्वपोषी पोषण क्या है? ये मोस्ट VVI क्वेश्चन है। जो जीव अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम स्वपोषी कहते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड और जल एवं खनिज पदार्थ की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए पौधे और पेड़ पौधे होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। विषमपोषी पोषण क्या है? जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे हम विषमपोषी पोषण कहते हैं। जो जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाकर अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं उसे हम विषमपोषी कहते हैं या परपोषी कहते हैं। इस एग्जाम्पल में मानव, हम लोग पेड़ पौधे पर से भोजन प्राप्त करते हैं। जिस कोई भी जीव जंतु है पेड़ पौधे या अन्य जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे हम विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है मेरा कि परजीवी पोषण क्या है? तो वैसा जीव जो अपना भोजन किसी अन्य जीव के संपर्क में रहकर बिना उसे हानि पहुंचाए अपना भोजन प्राप्त करता है उसे परजीवी कहते हैं। यानी कि वैसा जीव जो किसी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, जैसे जुआ, जिसे हम लोग ढील कहते हैं। अम्रबेल का पौधा, चमक्कन गाय के शरीर में या जानवर के शरीर में रहकर अपना भोजन प्राप्त करता है, लेकिन उस जीव को उतना हानि नहीं पहुंचाता है, उसी को हम परजीवी कहते हैं। मृतजीवी क्या है? वैसा जीव जो अपना भोजन मरे हुए जीव से प्राप्त करता है उसे हम मृतजीवी कहते हैं। जब कोई जानवर मर जाता है तो उससे पिल्लू अपना भोजन प्राप्त करता है। कौवा, चील कौवा आदि जितने भी पक्षी हैं वो अपना भोजन मरे हुए जीव से ही प्राप्त करते हैं, उसे हम मृतजीवी पोषण कहते हैं। ओजोन परत के क्षय का कारण लिखें। ओजोन परत के क्षय के कारण वायु प्रदूषण है जो कार्बन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि जब हम धुआं करते हैं बहुत सारा गैस निकलता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड फैलता है। गाड़ी चलाने से जो धुआं फैलता है उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है, इससे ओजोन परत में क्षय हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं? ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है कि मानव मूत्र में कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं। पहला है पानी या जल। पानी जल ये 95% मूत्र में पाए जाते हैं। दूसरा नंबर है यूरिया, ये 2% होते हैं। लवण भी 2% होते हैं। अमोनिया 0.6% होता है। अगला क्वेश्चन है आनुवांशिक गुण क्या है? आनुवांशिक गुण माता पिता के ऐसे गुण जो पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संतानों में संचालित होते रहते हैं, उन्हें आनुवांशिक गुण कहते हैं या कहलाते हैं। यह प्रक्रिया आनुवांशिकता कहलाती है। आनुवांशिक गुण यानी कि जिस तरह के माता पिता होते हैं, जिस मेंटलिटी के माता पिता होते हैं, उसी टाइप का उनका बच्चा भी होता है, इसी को आनुवांशिक गुण कहते हैं। HIV रोग के रोकथाम के 2 उपाय, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। पहला है कि संक्रमित सुई का उपयोग ना करें, यानी कि जब डॉक्टर किसी भी मरीज को सुई लगाता है तो उस सुई को दोबारा उपयोग में न लाएं। संक्रमित खून का उपयोग ना करें, यानी कि जब आपको खून की कमी हो तो खून चढ़ाने से पहले उस खून का जांच करवा लें।
तीसरा नंबर है, आपसे 2 ही पूछता है लेकिन तीसरा है, किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ संबंध या संभोग ना करें। एचआईवी एक वायरस है और इस वायरस से एड्स नामक बीमारी होती है। ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया है। आज का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, धमनी और शिरा में क्या अंतर है। ये क्वेश्चन लगभग 5 से 6 बार पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, 12th के एग्जाम में भी पूछा जाता है कि धमनी और शिरा में क्या अंतर है। धमनियों में रुधिर हृदय से अंगों की ओर जाती है, यानी कि अपना हृदय होता है, वहाँ से सभी अंगों में रक्त का जो बहाव होता है वो धमनियों के द्वारा होता है। और शिरा यानी कि जो रुधिर का बहाव अंगों तक हो चुका है उसे फिर हृदय तक लाता है, वो शिरा लाता है। धमनी जो होता है एक मोटा सा नस होता है जो शरीर के अंदर होता है, और ऊपर ऊपर का जो नस हमें दिखाई देता है उसे हम शिरा कहते हैं। धमनी की भित्तियाँ अत्यधिक मोटी होती है, यानी कि मोटी होती है, और शिरा पतली होती है। इनमें कपाट नहीं होता है, इनमें कपाट नहीं होती है, इनमें कपाट पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव का आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। मेंडलीव एक वैज्ञानिक थे और उसने एक आवर्त सारणी बनाई थी, उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में क्या अंतर है। मेंडलीव के आवर्त सारणी, पहला है, यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित था, यानी कि किस तत्व को किस कक्षा या किस वर्ग में रखना है वो परमाणु द्रव्यमान से डिसाइड किया जाता था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु संख्या के आधार पर निश्चित किया जाता था कि किस तत्व को किस वर्ग या किस कक्षा में रखा जाए। यह परमाणु संख्या के आधार पर है आधुनिक आवर्त सारणी। दूसरा नंबर है, इनमें अक्रिय गैस की कोई स्थान नहीं थी, यानी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उनमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं था। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। तीसरा है मेरा, इनमें कुल 6 आवर्त और 8 समूह थे। मेंडलीव के आवर्त सारणी में 6 आवर्त और 8 समूह थे, जबकि आधुनिक आवर्त सारणी में इनमें कुल 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तो आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो 7, और कितने समूह होते हैं यानी वर्ग होते हैं, तो 18। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत होइए, ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है कि आवर्तों की संख्या 7 है और वर्गों की संख्या 18 है। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।